हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का अगला हम सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन। बहुत ही शानदार सा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं। एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ध्यान से इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। बिफोर लेक्चर को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह टॉपिक जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक नहीं है। तो हमारा ये वीडियो जो है ये काफ़ी बड़ा वीडियो होगा। सिंगल वीडियो में ही हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, कोई भी इसके पार्टीशन नहीं करेंगे वीडियो के। सिंगल एक वीडियो में फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया का फिजिकल डिवीजन देखें हम तो इंडिया बहुत सी लैंड फॉर्म वाली एक बहुत बड़ी कंट्री है। इंडिया में हर टाइप की लैंड फॉर्म मिलती हैं, जिसमें माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू और आइलैंड हमको देखने को मिलते हैं। इंडिया का फिजिकल पैटर्न तैयार होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। भारत में बात करें तो लगभग 10.6% भाग पर माउंटेन्स हैं, मतलब पर्वत देखने को मिलते हैं। 18.5% एरिया पर हिल्स मतलब पहाड़ियां हैं। 27.7% भाग पर प्लेट्यू मतलब पठार हैं एंड 43.2% एरिया पर प्लेन्स मतलब मैदानी क्षेत्र हमको देखने को मिलता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो प्लेन्स का ही है, मैदान का ही है। कितना? 43.2%। तो ये एग्जाम के अंदर सीधे पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। भारत को अगर हम देखिए फिजिकल डिवीजन के एस्पेक्ट से बात करें तो कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हमको पढ़ना आसान होगा। सबसे पहला हम हिमालय की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ हिमालय को लेकर डिस्कस करेंगे। सेकंड, द नॉर्थर्न प्लेन्स को लेकर डिस्कस करने वाले उत्तरी मैदान। तीसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें द पेनिसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा पार्ट होगा हमारा द इंडियन डेजर्ट, भारतीय रेगिस्तान। पांचवा पार्ट होगा हमारा द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। एंड छठा पार्ट होगा द आइलैंड ग्रुप्स, द्वीप समूह। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम पर्वतों और पहाड़ियों को डिस्कस नहीं करेंगे। मैदान तो हम डिस्कस कर रहे हैं, पठार भी हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लेट्यू भी डिस्कस कर रहे हैं, बट हिल्स एंड माउंटेन्स को हम डिस्कस इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो है वो भी। और ऑलरेडी हमारा ये सेक्शन जो है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया वो बड़ा टॉपिक है, तो बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम हिल्स एंड माउंटेन को एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इंडियन रिवर सिस्टम एंड हिल्स एंड माउंटेन को हम अलग अलग वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जो 6 मैंने आपको पार्ट बताए हैं, इस वीडियो में हम इनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ हिमालय से। तो हिमालय की उत्पत्ति को डिस्कस करें उससे पहले आपको हिमालय के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। हिमालय माउंटेन जो है, पर्वत जो है, सबसे नया और सबसे हाईएस्ट माउंटेन है ये, और ये एक ट्विस्टेड एंड फोल्डेड माउंटेन है। इसका एक्सटेंशन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमको देखने को मिलता है, और इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 2500 किलोमीटर तक की है। इस माउंटेन का शेप बो शेप हमको देखने को मिलता है, धनुषकार आकृति में। इस माउंटेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम हिमालय की उत्पत्ति की, ओरिजिन ऑफ हिमालय की, कि भैया हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो इसको लेकर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हिमालय का निर्माण जो है 2 टेक्टोनिक प्लेट्स जो है उनके आपस में टकराने से हुआ है। ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स कौन कौन सी हैं? इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो इन दोनों प्लेट के आपस में टकराने से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। अब कैसे हुआ है? देखिए, लाखों साल पहले इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक समुद्र हुआ करता था, जिसे बोलते थे टेथिस सागर। क्या बोलते थे? टेथिस सी। ये समुद्र दोनों प्लेट के बीच में स्थित था। अब हुआ यूं कि इंडियन प्लेट धीरे धीरे उत्तर की ओर, मतलब नॉर्थवर्ड यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसकती रही। ये प्लेट पृथ्वी की सतह के जो नीचे मैग्मा हमको देखने को मिलता है उस पर तैरती रहती हैं, इसीलिए वे समय के साथ एक दूसरे के करीब आती चली गई। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसने लगी। ये प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस थी, बहुत ही स्लो प्रोसेस थी, लेकिन लाखों वर्षों में इसका असर जो है वो बड़ा होता गया। टकराव के कारण टेथिस सी जो था, टेथिस सागर, उसके सी फ्लोर में दबाव जो है वो बनने लगा। इसकी सी बेड जो है वो ऊपर की ओर उठने लगी, जो तलहटी थी वो ऊपर की ओर उठने लगी। तो जब समुद्र का तल धीरे धीरे ऊपर उठा तो इसके साथ ही वहाँ की जो रॉक्स थी, चट्टानें थी, सेडिमेंट्स थे, मिट्टी थी, वो भी ऊपर उठने लगी। यही उठी हुई चट्टानें बाद में हिमालय पर्वत श्रृंखला के रूप में उभर कर सामने आई। इसी पूरी प्रक्रिया में जो तलहटी ऊपर उठी वह धीरे धीरे विशाल पर्वतों में बदलती गई, जिन्हें आज हम हिमालय कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। समझ में आया आपको? पहले जहाँ पर टेथिस सी का पानी था वहाँ पर आज हिमालय पर्वत चोटियाँ हैं, हिमालय माउंटेन्स हमको देखने को मिलता है। इस प्रोसेस को लाखों साल लगे हैं और आज भी ये प्रोसेस जो है ना वो चल रही है, ऐसा नहीं है कि रुक गई है।
यही कारण है कि हिमालय हर साल थोड़ा थोड़ा जो है वो ऊंचा होता जाता है और फैलता जाता है, क्योंकि प्लेट्स की गति जो है अभी भी जारी है। इसके अलावा हिमालय के पर्वतों में आपको आज भी जो समुद्री जीवाश्म होते हैं, मैरीन फॉसिल्स, वो हमको देखने को मिल सकते हैं, जो कि इस बात का प्रमाण देते हैं कि ये पर्वत पहले समुद्र के नीचे था। ठीक है, तो ये प्लेट लगातार टकरा रही है आज भी, जिस वजह से हिमालय की हाइट जो है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज कन्वर्जेंट हमको देखने को मिल रहा है। ईस्टर्न हिमालय जो है उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है एंड वेस्टर्न हिमालय की विड्थ जो है वो बढ़ रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसके बाद हम देखिए फिजिकल डिवीजन में अगला पार्ट डिस्कस करते हैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया, भारत के द्वीपों को। तो द्वीप आइलैंड क्या होते हैं? देखिए, पानी में उठा हुआ जो स्थलीय भाग होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? आइलैंड कहते हैं, द्वीप कहते हैं। यानी जो द्वीप होता है, आइलैंड होता है, वो भूभाग होता है जो कि समुद्र, नदी या फिर झील के पानी के बीच में स्थित होता है। क्लियर हो गया आपको? अब आगे देखिए इन द्वीपों का निर्माण कैसे होता है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो सबसे पहला आता है डिपोजिशन, जमाव के कारण। तो डिपोजिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पानी में जो भी सेडिमेंट्स होते हैं, मिट्टी होती है, उनका धीरे धीरे एक स्थान पर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। इन सेडिमेंट्स में नदी द्वारा बहाकर लाए गए कण या फिर कोरल जो होते हैं उनके अवशेष हो सकते हैं। इस प्रोसेस में सेडिमेंट्स एक के ऊपर एक लेयर बनाते जाते हैं और समय के साथ ये जो लेयर होती है मिलकर एक क्या कर देती है? आइलैंड का निर्माण कर देती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। इसके अलावा आइलैंड का निर्माण कैसे होता है? अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट जो होती है ये एक प्रोसेस होती है जो धरती के अंदर होने वाले टेक्टोनिक इवेंट्स जो भी हमने डिस्कस किया था उनमें शामिल होती है। ये प्रोसेस तब होती है जब पृथ्वी की प्लेटें आपस में टकराती हैं और उस टकराव के कारण सरफेस जो होती है वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं। इस उठाव से धरती का एक भाग ऊपर उठकर आइलैंड का निर्माण करता है और ये अक्सर भूकंप या फिर ज्वालामुखी जैसी जो वोल्केनो जैसी घटना होती है उनसे होता है। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे पृथ्वी के भीतर की प्लेटें आपस में टकरा रही हैं और धरती की सतह ऊपर उठकर एक आइलैंड का निर्माण करती हैं। तो समझ में आया आपको आइलैंड का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है? दो प्रोसेस के थ्रू होता है। एक होता है डिपोजिशन और दूसरा होता है अपलिफ्टमेंट, जमाव और उठाव। आगे देखिए, अब बात करते हैं कि आइलैंड जो होते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये डिफेंस पर्पस से, फिशिंग या फिर पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन, टूरिज्म, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया में लगभग 1000 से ज़्यादा आइलैंड हैं और इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, पहला है बंगाल की खाड़ी और दूसरा है अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी की बात करें हम, बे ऑफ बंगाल की, तो यह हिमालय के फॉर्मेशन के टाइम पर उठे हुए द्वीप हैं, आइलैंड हैं। इसमें इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार, व्हीलर द्वीप, पंबन द्वीप, गंगा सागर, न्यूमूर द्वीप, ये सभी हमको देखने को मिलते हैं। इनको भी अगर हम पढ़ें तो अंडमान निकोबार की सबसे पहले बात करते हैं तो ये इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप 6 डिग्री 39 मिनट नॉर्थर्न लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य में स्थित हैं। इसका टोटल एरिया जो है अप्रॉक्सीमेट 8,249 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कैपिटल क्या है? अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है, जो कि साउथ अंडमान में लोकेटेड है। यहाँ पर सेलुलर जेल भी स्थित है। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट सेंसस जो है, जनगणना, वो 2011 में की गई थी, जहाँ पर हमको देखने को मिला था कि निग्रिटो जनजाति जो है वहाँ पर पाई जाती हैं अंडमान निकोबार में। ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल है उसे क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल कहते हैं। 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार अलग अलग हैं। यहाँ पर हमने चैनल की बात करी, तो चैनल क्या होते हैं? चैनल एक प्रकार का सी पैसेज होता है, समुद्री मार्ग होता है, जो कि दो भूमि वाले जो क्षेत्र होते हैं या फिर द्वीप होते हैं उनके बीच में स्थित होता है। ये आमतौर पर दो बड़े जो भी जल निकाय होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। इसे एक समुद्री रास्ता भी कहते हैं, जो कि जो नौकाएं होती है, जहाज होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। तो जो अंडमान और निकोबार हैं उनके बीच में कौन सा चैनल स्थित है? 10 डिग्री चैनल स्थित है। मतलब 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इसके अलावा दो और चैनल मैं आपको बता रहा हूँ जो कि दिमाग में रखना है आपको। अंडमान निकोबार और म्यांमार को कोको चैनल अलग करता है। कौन सा चैनल अलग करता है? कोको चैनल। वहीं अंडमान निकोबार को और इंडोनेशिया को जो चैनल अलग करता है वो है ग्रेट चैनल। अंडमान एंड निकोबार की स्थिति अगर हम देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, तो इसके पूर्व में अंडमान सागर है और पश्चिम में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत 4 हमको इंपॉर्टेंट आइलैंड जो है वो देखने को मिलते हैं। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एंड लिटिल अंडमान। सबसे पहले हम अगर अंडमान की बात करें तो अंडमान आइलैंड जो है इसके अंदर भी हमको छोटे छोटे आइलैंड देखने को मिलते हैं। तो अंडमान के अंदर नॉर्थ अंडमान आता है। यहाँ पर
नारकोंडम वोल्केनो जो है वो हमको देखने को मिलता है, ज्वालामुखी नारकोंडम, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। नॉर्थ अंडमान की हाईएस्ट पीक जो है, सबसे ऊंची चोटी, वो सैंडल पीक है। 739 मीटर इसकी हाइट है, जो कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। नॉर्थ अंडमान में सदाबहार वन जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। मिडिल अंडमान की बात करें तो यहाँ की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो माउंट डियावोलो है, जिसकी ऊंचाई 295 मीटर है, जो कि इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। इसी मिडिल अंडमान पर बेरन द्वीप स्थित है, बेरन ज्वालामुखी, जो कि एक एक्टिव ज्वालामुखी है। इसके बाद साउथ अंडमान की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ द्वीप हमको देखने को मिलते हैं, जिनके नाम हैं रोस आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड एंड नील आइलैंड। इन सब का नाम जो है अभी रिसेंटली चेंज किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। रोस आइलैंड का नाम बदलकर बोस आइलैंड किया गया, हैवलॉक आइलैंड का नाम बदलकर स्वराज आइलैंड एंड नील आइलैंड का नाम बदलकर शहीद आइलैंड जो है वो किया गया। इसी साउथ अंडमान द्वीप के नीचे हमको लिटिल अंडमान देखने को मिलता है। साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच जो है, देखिए जो समुद्री मार्ग है उसे कहा जाता है डक्कन पास। क्या कहा जाता है? डक्कन पास कहा जाता है। ये जो लिटिल अंडमान है, इसी के नीचे निकोबार आइलैंड स्थित है, और निकोबार आइलैंड में भी छोटे छोटे अलग अलग द्वीप हमको देखने को मिलते हैं। लिटिल अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वो यही 10 डिग्री चैनल, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ठीक है, अब निकोबार आइलैंड के हम छोटे छोटे द्वीपों को डिस्कस करते हैं। इनमें जो पहला है वो है कार निकोबार। ये आइलैंड जो है निकोबार द्वीप समूह का एक प्रमुख हिस्सा है। इसमें लिटिल निकोबार भी आता है। यहाँ पर आदिवासी समूह मैन एथर ट्राइब जो है वो निवास करती हैं। इसके अलावा ग्रेट निकोबार भी आइलैंड हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वो स्थित है, जो समुद्र के जल स्तर के सबसे नज़दीक है। तो ये हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। इसके बाद अगला आइलैंड आता है हमारा गंगा सागर आइलैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। गंगा सागर आइलैंड जो है ये गंगा नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी जो बे ऑफ बंगाल है वहां पर स्थित है। ये गंगा नदी में धार्मिक स्नान के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा? गंगा सागर द्वीप। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर स्थित है। ये गंगा नदी के मुहाने पर बे ऑफ बंगाल पर स्थित है। मुहाने की बात करें तो मुहाने का मतलब क्या होता है कि वह स्थान जहाँ पर एक नदी का पानी समुद्र या फिर झील या फिर किसी बड़े जलाशय में जाकर मिलता है। इसे रिवर माउथ या फिर एस्चुरी भी कहते हैं हम। क्लियर? तो गंगा सागर द्वीप जो है ये गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूमुर द्वीप की, न्यूमुर आइलैंड की। तो ये आइलैंड गंगा नदी के मुहाने मतलब रिवर माउथ पर स्थित था, जहां पर गंगा नदी का पानी बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल से जाकर मिलता है। ये आइलैंड भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण था, क्योंकि दोनों देश इस द्वीप पर, इस आइलैंड पर अधिकार जताते थे। लेकिन हुआ क्या, 2014 में ये आइलैंड जो था समुद्र में जल स्तर की वृद्धि के कारण बंगाल की खाड़ी मतलब बे ऑफ बंगाल में डूब गया। अब ये आइलैंड जो है, इस आइलैंड का अस्तित्व नहीं है। इससे संबंधित विवाद जो है वो भी अब समाप्त हो गया है। न्यूमुर आइलैंड एक विवादित क्षेत्र था जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित था। ये गंगा नदी के मुहाने पर स्थित था, लेकिन 2014 में समुद्र के जल स्तर बढ़ने के कारण ये द्वीप जो है पूरी तरीके से पानी में डूब गया है। तो क्लियर हो गया आपको। इसके बाद हम बात करते हैं पंबन आइलैंड की। इस द्वीप को रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वरम एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और इसे हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल जो है वो माना जाता है। ज्योग्राफिकल सिचुएशन की बात करें इसकी, तो ये आइलैंड भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है और मन्नार की खाड़ी जो है गल्फ ऑफ मन्नार उसमें स्थित है। इस कारण से इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है जो दोनों देशों के बीच समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है। ये द्वीप जो है, आइलैंड जो है, रामनाथपुरम जो जिला है तमिलनाडु का, वहां पर स्थित है। रामेश्वरम इसी जिले का हिस्सा है। भारत की जो अंतिम सड़क है धनुषकोडी, वो यहीं पर ही स्थित है जो रामेश्वरम में है। धनुषकोडी वह स्थान है जहां से श्रीलंका के तट को देखा जा सकता है। रामेश्वरम को भारत से जोड़ने वाला एक ब्रिज है जिसका नाम है पंबन ब्रिज। ये ब्रिज जो है इस आइलैंड को भारत की मुख्य भूमि मेनलैंड से कनेक्ट करता है। ये पुल लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। इसे एडम ब्रिज राम सेतु का हिस्सा भी माना जाता है, जो कि एक पौराणिक महत्व वाला स्थान है। तो ये हमने पंबन आइलैंड को डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करते हैं व्हीलर आइलैंड की। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो कि ओडिशा राज्य का भाग है। यहाँ पर कोई भी जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन, वो नहीं रहती है, पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। इस आइलैंड का मुख्य उपयोग जो होता है वो मिसाइल टेस्टिंग के लिए किया जाता है। इसे मिसाइल परीक्षण के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख स्थान माना जाता है। यह द्वीप जो है कछुओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर कछुए की बड़ी संख्या जो है वो देखने को मिलती है। इस द्वीप का नाम जो है वो बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वो कर दिया गया है, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है।
व्हीलर द्वीप का नाम क्या करा गया? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। इसके बाद हम बात करते हैं श्री हरिकोटा द्वीप की। तो ये आइलैंड जो है आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है और पुल्लिकट जो झील है, पुल्लिकट लेगून, उसमें स्थित है। यहाँ पर इसरो का प्रमुख सैटेलाइट लॉन्च सेंटर स्थित है। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जहाँ से सैटेलाइट्स और रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। यह भारत का एकमात्र सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है और यहाँ से कई महत्वपूर्ण मिशन जो है वो पूरे किए जाते हैं। तो ये बे ऑफ बंगाल में स्थित हमने आइलैंड को डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं अरब सी में स्थित आइलैंड की। अरब सी की बात करें फ्रेंड्स, तो इस क्षेत्र में जो आइलैंड है वो कोरल के द्वारा बनाए गए हैं। कोरल मतलब प्रवाल। कोरल एक प्रकार का समुद्री जीवी होता है जिसकी संरचना से इन आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है। सबसे पहला अरब सी के अंदर जो आइलैंड आता है वो आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक प्रकार कोरल द्वीप ही है, कोरल आइलैंड है। इस आइलैंड का जो फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है, वो कोरल स्केलेटन से हुआ है। जो प्रवाल होते हैं इनके कंकालों के द्वारा हुआ है। अभी हमने डिस्कस भी किया था, प्रवाल या फिर मूंगा जिसे कहा जाता है, कोरल, ये एक समुद्री जीव होता है जो इन आइलैंड की संरचना करता है। लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटी केंद्रशासित प्रदेश स्मॉल यूनियन टेरिटरी है। इसमें कुल 36 आइलैंड है और इसका क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से केवल 10 आइलैंड ही ऐसे हैं जो बसे हुए हैं, जबकि 26 आइलैंड जो है उन पर मनुष्य जो होता है, मानव, वो निवास नहीं करते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती है। इसमें एक द्वीप जो है इसका नाम है एंड्रोंत। ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा आइलैंड है। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल जो है वो स्थित है। कौन सा? 8 डिग्री चैनल। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप के जो 2 द्वीप हैं, मिनिकॉय और कावारत्ती, ये दोनों एक दूसरे को 9 डिग्री चैनल से अलग करते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो लक्षद्वीप है उसके प्रवाल कोरल जो हैं वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसके डिस्ट्रॉय होने का जो मेजर रीजन है वो है एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर एंड ग्लोबल वार्मिंग। जब कोरल का कलर चेंज होकर वाइट होता है तो उसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग। इसके बाद हम अगला आइलैंड डिस्कस करते हैं, सॉल्सिट आइलैंड। ये आइलैंड 7 आइलैंड का एक ग्रुप है जो कि महाराष्ट्र राज्य का एक पार्ट है। कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड है इंडिया का। कौन सा? सॉल्सिट आइलैंड। ध्यान रखिएगा, ये जो सॉल्सिट आइलैंड है ये भारत की मुख्य भूमि से क्रीक द्वारा अलग होता है। क्रीक जो है ये एक सक्रिय जलधारा है, मतलब नैरो वाटरवे है, जो कि भारत की मुख्य भूमि, मेनलैंड और आइलैंड के बीच बहती है। क्रीक समुद्र या फिर नदी की एक वो ब्रांच होती है जो कि जमीन के अंदर तक प्रवेश कर जाती है और जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं उनको एक दूसरे से अलग करती हैं। सॉल्सिट आइलैंड जो है महाराष्ट्र राज्य के मुंबई के पास में स्थित है। इसके बाद अगला आइलैंड की बात करते हैं, वो है वेलिंगटन आइलैंड। वेलिंगटन आइलैंड की बात करें तो ये आइलैंड जो है केरल राज्य के कोच्चि शहर का एक भाग है। इसकी कुल लंबाई जो है लगभग 12 किलोमीटर है। नेक्स्ट आइलैंड आता है एलिफेंटा आइलैंड। ये आइलैंड मुंबई मतलब महाराष्ट्र के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। ये आइलैंड जो है अपनी गुफाओं मतलब केव्स और मंदिरों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगला आइलैंड है बूचर आइलैंड। बूचर आइलैंड जो है ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट आता है अलियावेट आइलैंड। ये आइलैंड जो है खंबात की खाड़ी जो है गुजरात, वहाँ पर स्थित है। ये आइलैंड पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, अलियावेट आइलैंड। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने ये भारत के प्रमुख आइलैंड को डिस्कस किया। बे ऑफ बंगाल और अरब सी के अंदर जो भी आइलैंड इंपॉर्टेंट है वो सारे हमने कवर किए। क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं। आगे फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख डेजर्ट की, मरुस्थल की। तो चलिए इसको भी हम पार्ट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। डेजर्ट की बात करें, मरुस्थल की बात करें तो ये क्या होता है? मरुस्थल, डेजर्ट, रेगिस्तान एक ऐसा बंजर क्षेत्र होता है जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, वर्षा होती है। इस कारण यहाँ की जो जलवायु होती है, क्लाइमेट होता है, वो बहुत ही शुष्क होता है, ड्राई होता है। ऐसे क्षेत्रों में केवल वही पौधे, वही प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं जिनकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। इस प्रकार के एरिया को, क्षेत्र को क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं। इन डेजर्ट में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं आमतौर पर कटीले होते हैं, जैसे कि कैक्टस, जो कि कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं। भारत के राजस्थान राज्य में एक बहुत ही बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र है जिसे हम थार मरुस्थल कहते हैं, थार डेजर्ट। यह भारत और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है और भारत का ये सबसे बड़ा डेजर्ट है। तो चलिए थार डेजर्ट को अब हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। थार डेजर्ट को एक लो लैटिट्यूडिनल डेजर्ट भी कहा जाता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा जो है, इक्वेटर जो है, उसके बिल्कुल नजदीक में स्थित है। इसे एक ट्रॉपिकल डेजर्ट भी कहा जाता है। थार शब्द की उत्पत्ति जो हुई वो थल से हुई है, जिसका मतलब होता है रेत की लकीरों से, जो कि इस क्षेत्र की विशेषता है।
थार डेजर्ट का कुल क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के टोटल एरिया का लगभग 5% है। यह डेजर्ट राजस्थान के लगभग 60% हिस्से पर फैला हुआ है। इस डेजर्ट का लगभग 85% हिस्सा भारत में है, बचा हुआ 15% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है। इसके एक्सपेंशन की बात करें तो यह डेजर्ट भारत के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में फैला हुआ है। कच्छ का रण जो है वो भी इसी क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो इस क्षेत्र का जो मौसम होता है बहुत ही ड्राई होता है। यहाँ पर औसतन बारिश जो होती है वो लगभग 150 मिलीमीटर होती है, मतलब 15 सेंटीमीटर। मई और जून के महीने में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों में यानी दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में तापमान यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है 5 डिग्री से 10 डिग्री तक। यहाँ पर अगर हम रिवर और वेजिटेशन की बात करें, वनस्पति की बात करें, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लूनी नदी जो है वो इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, जिसका ओरिजिन उद्गम अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी से होता है। यह नदी पूरे साल बहती रहती है। इस नदी की खास बात यह है कि यह नदी जो है किसी भी समुद्र या फिर महासागर में नहीं गिरती हैं। तो ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। लूनी नदी जो है कच्छ के रन ऑफ कच्छ में पहुंचकर गायब हो जाती हैं। ये एक इनलैंड नदी है, एक इनलैंड रिवर है जो अपना पानी कच्छ के रन की खारे मैदानों में फैला देती है और वहां पर जाकर इसका पानी जो है वो सूख जाता है। कच्छ का रण एक बहुत ही खारा क्षेत्र है, इसलिए नदी का पानी समुद्र में नहीं मिल पाता है और वहां पर लुप्त हो जाता है। इसीलिए इसको ऐसा बोलते हैं कि लूनी नदी जो है वो रन ऑफ कच्छ में पहुंचकर गायब हो जाती है। यहाँ पर वेजिटेशन की बात करें तो इस एरिया में जो प्रमुख वनस्पतियां हैं उनमें गोंद, बबूल और खेजड़ी के पेड़ जो है वो शामिल हैं। इस एरिया की जल पूर्ति जो होती है वो इंदिरा गांधी नहर से की जाती है, जिससे राजस्थान के 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। यहाँ की सॉइल की बात करें तो इस क्षेत्र की मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता है, जिससे यह भूमि जो है बंजर बन जाती है और खेती के लिए उपयोग नहीं होती हैं। थार डेजर्ट के प्रमुख शहरों में अगर हम बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर शामिल हैं। इस एरिया में कुछ मेजर लेक्स भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि सांबर लेक, कुचामन झील, पचपदा झील, फलोदी झील और लूनकरनसर झील। तो ये हमने भारत के डेजर्ट को डिस्कस किया, थार मरुस्थल को डिस्कस किया। आगे अब हम बात करते हैं प्लेट्यू की, पठार की। तो प्लेट्यू क्या होता है? एक हाई, वाइड और फ्लैट लैंड का वो पार्ट होता है जो कि माउंटेन की तरह ही हाइटेड होता है पर ऊपर से फ्लैट होता है। इसे हम टेबल जैसी हाइटेड लैंड भी कह सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो माउंटेन से नीचे और प्लेन से ऊपर उठा हुआ लैंड क्या कहलाता है? प्लेट्यू कहलाता है। प्लेट्यू में मिनरल डिपॉजिट होते हैं, बहुत सारे मिनरल जो है वो पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर प्लेट्यू को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है इंटर माउंटेन प्लेट्यू, अंत पर्वतीय पठार। चारों तरफ से हाई रेंज से घिरे प्लेट्यू को क्या कहते हैं? इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं। दूसरा होता है वॉल्केनिक प्लेट्यू। वॉल्केनो से निकलने वाले लावा जो होता है उसकी वजह से इन प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है। इसमें लेयर्स पाई जाती है, साथ ही में इसमें बेसाल्ट रॉक जो है वो भी देखने को मिलती है और यहीं से ब्लैक सॉइल जो है वो प्राप्त होती है। तीसरा इसका डिवीजन आता है डिसेक्टेड प्लेट्यू। इसका मतलब है कि ऐसा पठार, ऐसा प्लेट्यू जो कि ज्योग्राफिकल एक्टिविटी के कारण कई हिस्सों में बढ़ जाता है। इस तरीके के प्लेट्यू का फॉर्मेशन तब होता है जब अर्थ की परत जो होती है, अर्थ लेयर, उसमें ऊपर की ओर गति होती है, जो कि मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के कारण होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमने 3 पार्ट में प्लेट्यू को डिवाइड किया है, डिवीजन ऑफ प्लेट्यू ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब आगे हम बात करते हैं भारत के अलग अलग प्लेट्यू की, पठारों की। तो 9 प्लेट्यू ऐसे हैं जिनको हमको पढ़ना है, जिनके बारे में हमको स्टडी करना है। सबसे पहला आता है हमारा, उसमें लद्दाख प्लेट्यू। तो ये भारत का सबसे हाइटेड प्लेट्यू है, पठार है। यह प्लेट्यू जम्मू कश्मीर राज्य के ईस्ट में लोकेटेड है। यह सबसे ड्राई प्लेट्यू है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है और एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा सूखा होता है। इसकी हाइट समुद्र तल से, सी लेवल से काफ़ी अधिक है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर भी ठंडा रहता है, खास करके विंटर में। नेक्स्ट आता है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड प्लेट्यू। यह प्लेट्यू एमपी और यूपी में फैला हुआ है। इस प्लेट्यू का फॉर्मेशन ग्रेफाइट और नाइस रॉक से हुआ है। नाइस रॉक एक प्रकार की मेटामॉर्फिक चट्टानी है। इस पठार की, इस प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक जो है वो है सिद्ध बाबा की पीक, 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है। नदियों की बात करें तो सिंध, केन, बेतवा, धसाना ऐसे रिवर जो है यहाँ पर बहती हैं। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर लाल, काली और दोमट मिट्टी जो है वो पाई जाती है।
क्रॉप्स की बात करें, फसलों की बात करें तो ज्वार, गेहूं, सरसों और तिल की फसल जो है वो यहाँ पर की जाती है। यह प्लेट्यू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होने के कारण यहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं बघेलखंड का पठार, बघेलखंड प्लेट्यू की। तो यह प्लेट्यू एमपी और यूपी में फैला हुआ है और इस प्लेट्यू में केन रिवर फ्लो करती है, जो केन नदी है ना वो बहती है। नेक्स्ट आता है मालवा का पठार। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखिएगा इसको। इस प्लेट्यू का फॉर्मेशन लावा से बनी बेसाल्ट रॉक से हुआ है और यह प्लेट्यू एमपी और राजस्थान में फैला हुआ है। इस प्लेट्यू में ग्रेनाइट रॉक जो है वो पाई जाती है और यह पठार काली मिट्टी का मेन सोर्स है। कौन सा? मालवा का पठार। यहाँ पर नदियों की बात करें तो चंबल, बेतवा, काली सिंध, पार्वती ये नदियाँ बहती हैं। इसमें जो चंबल नदी है वो मृदा अपर्दन मतलब सॉइल इरोजन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नदी है। हमने सॉइल इरोजन सॉइल वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ रखा है। हम क्रॉप्स की बात करें, फसल की बात करें तो कपास, कॉटन जो है, गेहूं, सोयाबीन, आलू इनकी खेती की जाती है। यहाँ की हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है सिगार, 881 मीटर ये ऊंची है, जो कि विंध्याचल हिल में स्थित है। मालवा पठार में कुछ जगह जो है वो एरोडेड एरिया के रूप में जानी जाती हैं, जिन्हें बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ उन इलाकों को कहा जाता है जहां पर जमीन का इरोजन जो है, कटाव, वो बहुत ही अधिक हो चुका है। मतलब इस क्षेत्र में गहरी खाइयां जो है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, काहियान चीन का एक प्रसिद्ध यात्री मतलब ट्रेवलर था, जिसने भारत की यात्रा के दौरान जो मालवा क्षेत्र है, मालवा प्लेट्यू है, उसका दौरा किया था। इसने अपनी यात्रा के दौरान काहियान ने मालवा के क्लाइमेट, जलवायु को सबसे बेहद अनुकूल और आरामदायक बताया। उन्होंने मालवा प्लेट्यू की जलवायु को, क्लाइमेट को वर्ल्ड का बेस्ट क्लाइमेट यानी दुनिया की सबसे बेहतरीन जलवायु कहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्लेट्यू डिस्कस करते हैं हम, मेवाड़ का पठार, मेवाड़ प्लेट्यू। ये प्लेट्यू देश के राजस्थान स्टेट में लोकेटेड हैं और इस प्लेट्यू में कॉपर और सिल्वर का भंडार जो है वो पाया जाता है। अगला आता है दक्कन प्लेट्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है, द लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, जो कि विंध्याचल के साउथ में लोकेटेड है। इस प्लेट्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दक्कन ट्रेप, कर्नाटक प्लेट्यू और प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश। इस प्लेट्यू का फॉर्मेशन बेसॉल्ट से फॉर्म्ड इग्नियस रॉक से हुआ है। इस प्लेट्यू का एक्सपांशन नॉर्थ में सतपुरा माउंटेन से लेकर 8 स्टेट में और साउथ में नीलगिरी माउंटेन्स तक फैला हुआ है। इस प्लेट्यू में लोकेटेड अगर कुछ हिल्स की बात करें, पहाड़ियों की बात करें तो सतमाला पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी जो है वो स्थित हैं। ये प्लेट्यू बेसॉल्ट रॉक से बने होने की वजह से यहाँ पर ब्लैक सॉइल जो है वो अधिकता में पाई जाती हैं। चलिए, इस प्लेट्यू के हमने 3 पार्ट डिस्कस करे थे, दक्कन ट्रेप, कर्नाटक प्लेट्यू और प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश। इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब दक्कन ट्रेप की बात करें तो इस दक्कन ट्रेप को महाराष्ट्र का पठार, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र भी कहते हैं। इसका फॉर्मेशन बेसॉल्ट रॉक के लावा शेल से हुआ है। इसमें ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर कौन कौन सी फसल होती है? कपास, कॉटन, गन्ना, तिलहन, दलहन, मूंगफली, ये मेजर क्रॉप्स जो है वो देखने को मिलती है। नदियों की बात करें तो गोदावरी, भीमा, कृष्णा, यहाँ पर नदियाँ बहती है। नागपुर, नासिक, पुणे ये सभी इसी प्लेट्यू में लोकेटेड सिटी हैं। इस प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कलसूबाई, 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि हरिश्चंद्र हिल का एक पार्ट है। अगला आता है हमारा कर्नाटक का पठार, कर्नाटक प्लेट्यू। कर्नाटक प्लेट्यू इंडिया के साउथर्न पार्ट में लोकेटेड एक इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, जो कि मिनरल रिसोर्सेज से समृद्ध हैं। मतलब यहाँ पर अधिकता में मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ की लैंड फार्मिंग और माइनिंग के लिए कन्वीनियंट मानी जाती हैं। यह प्लेट्यू वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच फैला हुआ है। कौन कौन से मिनरल्स देखने को मिलते हैं इस प्लेट्यू में? लोहा, तांबा, सोना, मैग्नीज, इनका भंडार यहाँ पर पाया जाता है। फसलों की बात करें तो कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, यहाँ पर देखिए मेजर क्रॉप्स हैं। नदियों की बात करें तो शरावती, तुंगभद्र, कावेरी, ये नदियाँ जो है इस प्लेट्यू में, इस पठार में बहती हैं। इस प्लेट्यू के वेस्टर्न पार्ट में बाबा बुदन हिल्स और ब्रह्मगिरी हिल्स जो है वो स्थित हैं। बाबा बुदान हिल्स देखिए, इसकी जो मेजर पीक हैं वो कौन कौन सी है? कुंद्रेमुख है और मुलायनगिरी हैं। मुलायनगिरी इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो पहाड़ी है कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और साथ में यह आयरन और के लिए भी बहुत ज़्यादा जानी जाती है। आयरन अयस्क जो है ना, लोह अयस्क, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इस प्लेट्यू के साउथ पार्ट में सैंडलवुड फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो तमिलनाडु और कर्नाटक स्टेट की बॉर्डर पर लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश प्लेट्यू की। यह प्लेट्यू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोकेटेड एक मेजर प्लेट्यू है। इस प्लेट्यू में
फर्टाइल सॉइल जो है वो मिलती है और यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन होता है। ये प्लेट्यू कृष्णा रिवर के नॉर्थ में लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश का प्लेट्यू। ठीक है, तो ये दक्कन के पठार को हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्लेट्यू डिस्कस करते हैं जो कि है दंडकारण्य प्लेट्यू। ये प्लेट्यू छत्तीसगढ़ से ओडिशा स्टेट तक फैला हुआ है। इसके अंडर में बस्तर का पठार भी आता है। यह एकमात्र प्लेट्यू है जहां पर टीन का भंडार पाया जाता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा, एकमात्र ऐसा पठार है, ऐसा प्लेट्यू है जहां पर टीन का भंडार पाया जाता है। आगे डिस्कस करते हैं छोटा नागपुर का पठार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड प्लेट्यू है। यह मेजर झारखंड स्टेट में फैला हुआ है। इसका कुछ पार्ट जो है वो छत्तीसगढ़ और बिहार, पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है। इस प्लेट्यू में सभी प्रकार की रॉक्स मिलती है और यहाँ पर सभी प्रकार के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसी वजह से इसे इंडिया का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। रूर प्रदेश, रूर जर्मनी का एक एरिया है जो कि मिनरल्स रिसोर्सेज से संपन्न है, इसीलिए इसे रूर प्रदेश कहा जाता है। दामोदर रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। नॉर्थ पार्ट जो कि है वो है हजारीबाग प्लेट्यू और दूसरा है साउथ वाला पार्ट जो कि है रांची प्लेट्यू। इसी रांची प्लेट्यू से स्वर्णरेखा नदी जो है वो निकलती है। ये एग्जाम के अंदर रिसेंटली पूछा गया था। इस पठार की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है? पार्सनाथ है, जो कि 1365 मीटर ऊंची है। रांची और जमशेदपुर 2 जो सिटी है वो इसी प्लेट्यू में लोकेटेड है। प्रसिद्ध जादूगोड़ा की खान जो है वो छोटा नागपुर पठार में ही स्थित है, जो कि भारत की प्रमुख यूरेनियम खान है, यूरेनियम माइन है। यहाँ से यूरेनियम का खनन जो है वो किया जाता है। इसके बाद हम अगला और आखिरी प्लेट्यू डिस्कस करते हैं जो कि है शिलोंग का पठार, शिलोंग प्लेट्यू। इसे मेघालय प्लेट्यू भी कहते हैं। इसका एक्सपेंशन मेघालय और असम राज्य में है। इस प्लेट्यू की मेजर हिल्स कौन सी है? गारो, खासी, जयंतिया, जो कि मेघालय राज्य में लोकेटेड है। जो खासी पहाड़ी है वो मेघालय की राजधानी शिलोंग में लोकेटेड है। अगर हम इस पठार की सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें, सबसे सर्वोच्च चोटी की बात करें, तो वो है नोकरेक, जो कि 1412 मीटर ऊंची है। तो यहाँ पर हमने ये भारत के सभी पठार मतलब प्लेट्यू को डिस्कस किया। जितनी भी मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, जितनी भी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है, ये सफिशिएंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा अच्छे से। चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स की, मतलब मैदानी क्षेत्र की। मैदानी क्षेत्र ऐसा एरिया है जो कि भारत के सबसे ज़्यादा एरिया पर फैला हुआ है। लगभग 43.2% एरिया पर मैदानी क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है। एक एक करके डिस्कस करेंगे नॉर्थर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स को। सबसे पहले हम उत्तर के मैदान को डिस्कस करते हैं, नॉर्थर्न प्लेन्स को। तो फ्रेंड्स, नॉर्थर्न प्लेन शिवालिक रेंज के साउथ में लोकेटेड है और इस प्लेन का, इस मैदान का फॉर्मेशन गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा और इनकी ट्रिब्यूटरीज रिवर के द्वारा बहाकर लाए गए एल्यूवियम डिपॉजिट से हुआ है। जो जलोढ़ मिट्टी है उससे इनका निर्माण हुआ है। एल्यूवियम डिपॉजिट क्या होता है? जब नदियाँ या फिर कोई जो जल के सोर्स होते हैं वो अपने साथ बहाकर लाए हुए कण जो होते हैं, जैसे कि बालू, मिट्टी, उनको किसी स्थान पर जमा कर देते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? एल्यूवियल डिपॉजिट्स कहते हैं। ये खास कर नदियों के किनारे के क्षेत्र में होते हैं और ये ज़मीन जो होती है खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, नॉर्थर्न प्लेन की बात करें फ्रेंड्स तो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये एरिया फैला हुआ है और इसकी लेंथ जो है ईस्ट टू वेस्ट तक लगभग अप्रॉक्सीमेट 3200 किलोमीटर है। इस नॉर्थर्न प्लेन की सी लेवल से हाइट कम होने के कारण यहाँ पर रिवर की स्पीड स्लो हो जाती है, जिस वजह से रिवर अपने साथ लाए गए सेडिमेंट्स को यहाँ पर जमा करती हैं। सेडिमेंट्स की बात करें फ्रेंड्स तो इस सेडिमेंट में बहुत ज़्यादा क्वालिटी में लाइम, पोटाश और फास्फोरस मिलता है और इसी कारण से यह इंडिया का सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है और क्रॉप प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। इस नॉर्थर्न प्लेन का एक्सपांशन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल में। नॉर्थर्न प्लेन्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है: भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। तो इन पांचों को हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं भाबर की। भाबर जो क्षेत्र है ये हिमालय की तलहटी जो है फुट हिल उसमें स्थित होता है। इसका फॉर्मेशन मुख्य रूप से पेबल्स जो कंकड़ होते हैं, स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, ग्रेवल होती है, बजरी होती है, उनसे होता है जो पहाड़ों से नीचे गिरते हैं और तलहटी में जमा हो जाते हैं। इसे प्लेन कहा जाता है क्योंकि यह एक सपाट क्षेत्र होता है और ये लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैला होता है। भाबर क्षेत्र जो है इंडस रिवर से लेकर तीस्ता नदी जो है वहां तक फैला है, जो उत्तर भारत और हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस क्षेत्र की खास बात यह है कि यहाँ की नदियाँ पत्थरों और बजरी के नीचे बहती हैं और यह भारी रूप से दिखाई नहीं देती है। जब ये नदियाँ आगे बढ़ती है तो वे अदृश्य हो जाती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ की नदियाँ जमीन के अंदर बहती हैं और इसे एक परिवाहक क्षेत्र माना जाता है।
भाबर क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो एग्रीकल्चर कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि यह अत्यधिक पथरीली होती हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में खेती जो होती है, फार्मिंग जो होती है वो नहीं होती है और इसे बंजर भूमि माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तराई रीजन की। तो नमी युक्त दलदली एरिया को तराई रीजन कहा जाता है। ऐसे रीजन पर पानी जो होता है वो लंबे समय तक भरा रहता है, इसीलिए यह वेट एरिया होता है। ऐसे रीजन में मलेरिया जैसी डिसीज जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती हैं और यह एरिया ज़्यादातर नेपाल बॉर्डर पर मिलता है। इस रीजन पर सबसे अच्छी फार्मिंग मखाने, जूट, गन्ने और धान की होती हैं। ऐसे दलदली एरिया में डिफरेंट टाइप के क्रिएचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि रेंगने वाले जीव, रेप्टाइल्स और विषैले कीट जैसे कि अजगर और मगरमच्छ। ठीक है, तो ये तराई रीजन समझ में आया आपको। दलदली एरिया होता है उसी को तराई रीजन कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बांगर रीजन की। तो ये एरिया फ्लड एरिया से अधिक हाइट पर होता है और इस रीजन में बाढ़ जो है वो नहीं आती है। इसी वजह से यहाँ पर पुरानी मिट्टी जो होती है, ओल्ड सॉइल, वो पाई जाती है। ओल्ड सॉइल की वजह से यह उपजाऊपन जो है, फर्टिलिटी यहाँ पर कम होती है। ऐसे ड्राई एरिया में सॉइल को रे कहा जाता है और इन मैदानी भागों में जो प्लेन्स होते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट के नोडल्स जो है वो पाए जाते हैं और इन्हीं को कंकड़ कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं खादर रीजन की। तो ये रीजन जो होता है रिवर के पास फ्लड एरिया वाला एक प्लेन होता है और इस रीजन में नई मिट्टी जो होती है, न्यू सॉइल, वो पाई जाती है और इस रीजन में न्यू सॉइल की वजह से यहाँ की सॉइल में उपजाऊपन जो होता है, फर्टिलिटी, वो ज़्यादा होती है और इसी वजह से यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। इस रीजन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो नदियों के द्वारा लाए गए एल्यूवियल डिपॉजिट के कारण हुआ है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डेल्टा रीजन। डेल्टा क्षेत्र जब कोई रिवर अपने लास्ट स्टॉप पर पहुंचती है, मतलब समंदर में मिलने वाली होती है, तो अपने साथ लाई हुई सॉइल और पार्टिकल्स को अपने मुहाने पर जमा करती हैं और इसी प्रोसेस से जो ट्रायंगल और पंखे के शेप का एरिया बनता है उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा रीजन कहते हैं। जो डेल्टा एरिया होता है उसमें सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है और ये एरिया फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। डेल्टा रीजन में अलग अलग हाइट वाले स्थान होते हैं। हाइट एरियाज जो होते हैं इस एरिया को चास कहा जाता है और लो एरियाज जो होते हैं उनको बिल्स कहा जाता है, जो थोड़े निचले स्थान पर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने नॉर्थर्न प्लेन को डिस्कस किया, जिनको मेजर 5 भागों में हमने अलग अलग तोड़ के डिस्कस किया है। आगे फ्रेंड्स कोस्टल प्लेन्स की तरफ चलें, उससे पहले हम क्षेत्रीय विभाजन, रीजनल डिवीजन जो है उसको भी हम अच्छे से कवर कर लेते हैं, जिसमें हम राजस्थान प्लेन्स, हरियाणा प्लस पंजाब मैदान, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान मैदान की। तो ये एक डेजर्ट एरिया है, मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो सैंडी और ड्राई होता है। यहाँ जो प्लेन मिलते हैं हमको उन्हें बांगर मैदान कहते हैं, जो डेजर्ट की तरह होते हैं। राजस्थान प्लेन जो है इसमें टेथिस सागर के सेडिमेंट मिलते हैं, मतलब पुराने टाइम में सागर के नीचे जमा हुए पार्टिकल्स मिलते हैं। इसी वजह से यहाँ की सॉइल में सॉल्ट की क्वालिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसे खारी मिट्टी, सॉल्टी सॉइल कहा जाता है। और यहाँ पर खारी झीलें जो है, सॉल्टी लेक, वो भी मिलती हैं। यहाँ की सॉइल में सूखा सहने की कैपेसिटी होती है, इसलिए यहाँ पर मोटे अनाज की खेती होती है, जैसे कि सरसों, चना, मटर, जौ, बाजरा, इन सब की। इस एरिया में कुछ मेजर रिवर्स फ्लो करती है, जैसे कि लूनी नदी, बवास नदी, चंबल नदी और माही नदी। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा और पंजाब मैदान की। तो इस प्लेन में रावी प्लस ब्यास और सतलज रिवर के प्लेन मिलते हैं, मतलब मैदान मिलते हैं। और इस एरिया की सॉइल में उपजाऊपन जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन इन प्लेन में जो अति सिंचाई है, मतलब ओवर इरिगेशन, यहाँ पर एक प्रॉब्लम का कारण है। नेक्स्ट आता है हमारा असम प्लेन। तो ये मैदान ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है और इस एरिया में जो फ्लड है वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है असम मैदान की। नेक्स्ट आता है गंगा के मैदान, प्लेन्स ऑफ गंगा। तो यह प्लेन्स नॉर्थर्न इंडिया में लोकेटेड है। यह सबसे ज़्यादा फर्टाइल प्लेन है क्योंकि यहाँ पर एलुवियल सॉइल जो है वो पाई जाती हैं। इन प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अपर गंगा का हमको मैदान देखने को मिलता है, यूपी और बिहार में मिडिल गंगा का, एंड बिहार और वेस्ट बंगाल में लोअर गंगा का। लोअर गंगा के प्लेन में फ्लड एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर राइस प्रोडक्शन भी हमको अधिक देखने को मिलता है। तो ये हमने रीजनल डिविजन्स को भी अच्छे से डिस्कस किया। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स कोस्टल प्लेन्स को। तो देखिए, कोस्टल प्लेन मतलब तटीय मैदान, वे फ्लैट लैंड का पार्ट होते हैं जो सी के बिल्कुल किनारे होते हैं। ये प्लेन्स, ये मैदान समुद्र और बाकी लैंड के बीच एक पार्ट होते हैं और इनकी हाइट कम होती है, मतलब ये लैंड जो होते हैं सी के करीब और लोअर पार्ट में होते हैं। वेस्ट में यह प्लेन नैरो और कटा छटा है, जबकि ईस्ट में यह ब्रॉड है और प्लेन है। ये कोस्टल प्लेन वेस्ट में
अरेबियन सी से लेकर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल तक फैला हुआ है। तो दो पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे, वेस्ट कोस्टल, ईस्ट कोस्टल, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। सबसे पहले हम पश्चिमी तट की बात करते हैं, वेस्ट कोस्टल की बात करते हैं। तो इस वेस्ट कोस्टल प्लेन का एक्सपांशन जो है वो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं और इसकी लंबाई जो है वो 530 किलोमीटर है। गोवा से लेकर मैंगलोर तक का जो तट है उसको बोलते हैं कर्नाटक तट और इसकी लंबाई है 525 किलोमीटर। मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं और इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। मालाबार तट जो है फ्रेंड्स, इस कोस्ट में लेगून लेक जो है वो देखने को मिलती है, जैसे कि बेम्बनाद लेक, अस्तामुदी लेक, ये हमको देखने को मिलती है। केरला में जो लेगून लेक है उसे कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाल। ये एग्जाम में पूछा गया था। आगे हम अब ईस्ट कोस्टल की बात करते हैं, पूर्वी तट की। तो ईस्ट कोस्टल प्लेन का एक्सपांशन जो है वो ओडिशा और वेस्ट बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक है। इस प्लेन का फॉर्मेशन रिवर डेल्टा एरिया से मिलकर हुआ है। पूर्वी तट में हम बात करें तो कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश तक के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं और आंध्र प्रदेश से लेकर ओडिशा तक के तट को उत्तरी सरकार तट, नॉर्थन सरकार कोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने कोस्टल प्लेन्स को भी अच्छे से डिस्कस किया। यहाँ पर जो पश्चिमी तट हमने डिस्कस किया था उसमें हमने गुजरात से लेकर गोवा तक के पूरे तट को क्या बोला था? कोंकण तट बोला था। उसमें गुजरात से लेकर दमन तक के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। भारत का हमने भौगोलिक विभाजन अच्छे से डिस्कस किया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम कि इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। आपको भी आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? श्री हरिकोटा। हमने डिस्कस किया था इसको जब आइलैंड हम डिस्कस कर रहे थे, तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। इनमें से कौन सा पठार प्लेट्यू लावा द्वारा निर्मित संरचना है? तो मालवा का पठार और डक्कन ट्रेप, ये लावा द्वारा निर्मित संरचना है। सी आंसर सही होगा, दोनों, बोथ। न्यूमुर द्वीप कहाँ पर स्थित है? न्यूमुर द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हालांकि अब तो ये डूब चुका है, बट कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने टेस्ट वाले सेक्शन में और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो अच्छे से टेस्ट की प्रैक्टिस लगाइए, बार बार टेस्ट के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करिए। 100% इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, आप बिल्कुल सही करके आओगे। तो ये सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छे से मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।